दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें किसी रिएक्शन की, तो किसी भी रिएक्शन में एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है और अभिक्रिया के बाद जो एंजाइम होता है वह प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। तो यदि हम अभिक्रिया को ग्राफ के रूप में देखें तो सबस्ट्रेट समय के साथ साथ इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो घटता है। वहीं हम बात करें प्रोडक्ट की तो समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो समय के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका बदलना ही कहलाता है वेलोसिटी। तो अगर हम सबस्ट्रेट के सेंस में लेंगे तो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो घटता है, इसलिए यहाँ पर जो रेट होगी वो माइनस में होगी। इसलिए सबस्ट्रेट के लिए जो रेट है वो इक्वल है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन डी टी। वहीं प्रोडक्ट जो होता है समय के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए इसके लिए जो रेट है वो है पॉजिटिव डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि समय के साथ जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज होता है, इसलिए हम इसे वेलोसिटी भी कहते हैं। तो अगर हम किसी भी सबस्ट्रेट के लिए मेजर वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। तो यदि आपको इस ग्राफ को डिटेल से समझना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि ये आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समय के साथ जो होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो बहुत तेज़ी से होता है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो भी बहुत अधिक मिलता है। तो इसलिए जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वेलोसिटी है वो बहुत ऊपर की ओर तेज़ी से बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर सीधा गया है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो ये लीनियर इंक्रीजमेंट है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम ग्राफ के सेकेंड पार्ट की ओर देखें तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ है एकदम सीधा गया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राफ न तो इंक्रीज़ हुआ है न तो डिक्रीज़ हुआ है। इसका रीज़न क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वेलोसिटी तो बढ़ता है, लेकिन एक समय तक ही बढ़ता है। एक समय के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट होने की वजह से ये जो ग्राफ है ये भी कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ वाला जो पोजीशन है यानी ग्राफ का ये जो पोजीशन है इसे हम बोलते हैं वी मैक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस केस में देखें, मतलब इस ग्राफ के लिए, ऊपर वाले ग्राफ के लिए देखें तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो है। जीरो इसलिए है क्योंकि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से अभिक्रिया के वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसके लिए इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर y जो है वो वेलोसिटी है, m जो है स्लोप है, x जो है वो सबस्ट्रेट है और c जो है वो है इंटरसेप्ट। तो ये जो इक्वेशन है हम ऊपर वाले ग्राफ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस कर्व को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डिराइव करना होगा मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन। तो मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन का जो एम है वो है कि जो मैथमेटिकली रिलेशन है वी नॉट, वी मैक्स एंड के एम के बीच उसको रिप्रेजेंट करना। तो आइए देखते हैं कि मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन कैसे डिराइव होगा और कैसे हम इन तीनों के बीच रिलेशन दिखा सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है तो फॉर्मेशन करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो यहाँ पर एंजाइम का सबस्ट्रेट से जुड़ना और फॉर्मेशन करना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे KF। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूटना, यह एक बैकवर्ड या फिर कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे KR। तो यदि यहाँ पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करें, तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा RF इक्वल टू KF, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वहीं हम अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो RB इक्वल टू हो जाएगा KR इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखें तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि RF बराबर RB। तो इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ E कंसनट्रेशन ऑफ S इक्वल टू KR कंसनट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम पर हमें इक्वेशन मिलता है। अब यदि हम KF को राइट साइड लाते हैं और ES कॉम्प्लेक्स को हम लेफ़्ट साइड ले जाते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा और ये बराबर होगा KD के, जिसे हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो स्टेडी स्टेट होता है उस स्टेट में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो ये स्टेडी स्टेट होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो उस समय स्टेडी स्टेट नहीं होता, तो उस समय जो स्टेट होगा उसे हम कहेंगे ब्रिग्स हाल्डेन नॉन स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स। तो ब्रिग्स और हाल्डेन ने बताया था जब एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक नॉन स्टेडी स्टेट कन्वर्ट होती है। तो इसमें होता है क्या है कि एंजाइम जो होती है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव होगा। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट होगा, यहाँ पर कैटलिस्ट रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और जो एंजाइम होगा वो प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं और फॉर्मेशन करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, और लास्ट में एंजाइम जो होता है वो रिमूव करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है वो मिलकर बना रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा बहुत एंजाइम और सबस्ट्रेट में डिसोसिएट भी होता होगा, लेकिन जो बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो आगे चलकर कैटेलिसिस रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन करते हैं एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का, और यही कहलाता है ब्रिग्स हाल्डेन नॉन स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स। तो यहाँ पर मेरी बातों पर गौर करिएगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये कैटलिस्ट के थ्रू फॉर्मेशन करेगा एंजाइम का और प्रोडक्ट का, और यहाँ पर कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और सबस्ट्रेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के रेट ऑफ रिएक्शन मिलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट और रेट ऑफ कैटलिस्ट देखने को मिलेगा। तो इसको हम R कैटेलिसिस या V कैटेलिसिस कह सकते हैं। V मीन्स वेलोसिटी, R मीन्स रेट, दोनों एक ही बात है, चाहे आप रेट ऑफ रिएक्शन कहें या फिर वेलोसिटी कहें। तो दोस्तों नॉन स्टेडी स्टेट में होता क्या है कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसके जो सिंथेसिस की रेट है वो बराबर होती है एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसके ब्रेकडाउन के बराबर होता है। दोनों की जो रेट है वो बराबर होगी, यानी कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन इज इक्वल टू रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस। तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, ये बनता है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट से, और डिसोसिएट यानी कि ब्रेकडाउन कैसे होता है बैकवर्ड रिएक्शन की रेट से और कैटेलिसिस वाली रिएक्शन की रेट से। तो आइए इस पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है हमने देखा था ये बराबर होती है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो है
एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वहीं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर जो बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कंसंट्रेशन को लेंगे, तो प्रोडक्ट है हमारा ES कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन वाले की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होगी रेट कांस्टेंट ऑफ कैटलिस्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो हमेशा हम रिएजेंट को लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो आइए कंसंट्रेशन वाली चीज़ों को एक तरफ करते हैं और जो रेट ऑफ कांस्टेंट है उसको एक तरफ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड, यहाँ पर जो ES है आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो कांस्टेंट को हमने एक तरफ कॉमन ले लिया और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसको हमने एक तरफ कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट प्लस कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये जो फॉर्मूला है ये इक्वल टू है Km। तो यहाँ पर Km क्या है, तो यहाँ पर Km है मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो Km को कहा जाता है मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो वास्तव में Km होता क्या है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का हाफ हो जाता है, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम कहते हैं Km, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो माइकेलिस मेंटन वो क्या है एक्चुअली, वो रेट ऑफ रिएक्शन जिसे आगे मैं अब V से रिप्रेजेंट करूँगा। तो आप V बोलो या R, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसे मैं अब तक R कह रहा था उसे अब V से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि वेलोसिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके बाद है V मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप प्लॉट करेंगे। तो माइकेलिस मेंटन ने क्या किया कि इन तीनों के बीच एक रिलेशन बनाया। तो माइकेलिस मेंटन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी भी कैटालिसिस रिएक्शन में, तो यहाँ पर हमें मतलब है सिर्फ कैटालिसिस वाले रिएक्शन से, तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कैटालिसिस रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। तो कैटालिसिस रिएक्शन ही एक्चुअल एंजाइम काइनेटिक्स है। यदि हम बात करें रेट ऑफ कैटालिसिस रिएक्शन की, तो इसे हम V कैटालिसिस लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि R की जगह हम V यूज कर सकते हैं। इसे हम नॉर्मल कैटालिसिस रिएक्शन यानी कि V0 भी कह सकते हैं, जो कि इक्वल होता है एक्चुअल एंजाइम काइनेटिक्स के, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ कैटालिसिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर हमको एक बात और ध्यान देनी होगी कि जब कैटालिसिस रिएक्शन हो रहा होगा तो जो टोटल एंजाइम है जिसे हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E0 इक्वल होता है फ्री एंजाइम के और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के। और जब फ्री एंजाइम 0 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यानी कि जितने भी एंजाइम है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बदल जाएंगे, तब उस केस में होगा क्या कि ये जो V कैटलिस्ट है ये बदल जाएगा V मैक्स में। तो उस केस में होगा क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा, यानी कि V मैक्स इक्वल टू K कैट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ E0। तो जब फ्री एंजाइम 0 हो जाता है तो उस केस में जो E0 है वो बराबर हो जाता है ES के। तो यहाँ पर मैंने V मैक्स के फार्मूला में मैंने जो ES है उसको रिप्लेस कर दिया E0 से, यानी कि टोटल एंजाइम से। तो दोस्तों इन 3-4 फार्मूले से हम मिकेलिस मेंटन जो इक्वेशन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो अभी तक हमारे पास कौन कौन से फार्मूला आ चुके हैं, जैसे कि Km बराबर है एंजाइम कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है K कैटालिसिस
इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा आपके पास वी मैक्स का फार्मूला है। वी मैक्स इक्वल टू क्या था, के कैटलिस्ट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम यानी कि ई नॉट। क्योंकि वी मैक्स के केस में जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो बराबर होता है ई नॉट के, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री एंजाइम है उसका वैल्यू है 0। इसके अलावा आपके पास एक और फार्मूला है यानी कि टोटल एंजाइम, जिसे हम कहते हैं ई नॉट। ये बराबर है फ्री एंजाइम के और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के। तो अगर हम फ्री एंजाइम को निकालने की कोशिश करें, यानी कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा फ्री एंजाइम इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एस। अब ये जो फ्री एंजाइम है इसकी जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं के एम वाले फार्मूले में। तो के एम इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट माइनस ई एस इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विच इज़ डिवाइडेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सबस्ट्रेट है इसका हम ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देते हैं। तो होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस ई एस कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच इज़ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया के एम का मॉडिफाइड फार्मूला। तो आइए ई एस से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो बनेगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ई एस माइनस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई एस से ई एस को हम कैंसिल कर देंगे। अब जो राइट साइड पर सबस्ट्रेट है उसे हम लेफ़्ट साइड यानी कि के एम के पास ले जाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में था, तो जब इस साइड आया तो वो माइनस किस में बदल गया, प्लस में। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलता है। अब पीछे हमने देखा था कि जो वी मैक्स है वो वी मैक्स इक्वल था के कैट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई नॉट के। तो यहाँ पर ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन के कैट। तो ऊपर के एम वाले फार्मूले में हम ई नॉट की जगह वी मैक्स का वैल्यू रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इक्वल टू वी मैक्स अपॉन के कैट इंटू ई एस, और ऊपर की ओर हो जाएगा सबस्ट्रेट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो दोस्तों पीछे आपने देखा था कि जो के कैट और ई एस है ये बराबर था रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि वी नॉट के। तो इस तरह से जो वी नॉट है हम उसकी वैल्यू को रख देंगे के कैट इंटू ई एस की जगह। तो हमारा जो इक्वेशन के एम वाला है वो हो जाएगा के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन वी नॉट। अब वी नॉट को ले आइए लेफ़्ट साइड और के एम को राइट साइड। तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस तरह से यही जो फार्मूला है यही है मिकेलिस मेंटन फार्मूला। तो पूरा डेरिवेशन था, बहुत ही लॉन्ग है। आई होप आपको इसका जो डेरिवेशन है वो समझ में आ गया होगा। तो ये जो डेरिवेशन है आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से देखिएगा, तब आप आसानी से इस इक्वेशन को कर पाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।